चलो आज द हिंदू का द करंट अफेयर सेशन साथ में पढ़ते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक फर्स्ट पेज। और आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो और समझ भी सकते हो। तो पहला टॉपिक का ये एक्सप्लेनेशन है। पीएम मोदी ने इंडिया रशिया फ्रेंडशिप को पूल स्टार जैसा स्टेबल और कांस्टेंट बताया। पुतिन के विजिट में दोनों देशों ने 16 एग्रीमेंट साइन किए और 2030 तक एनर्जी ट्रेड कॉपरेशन को एक्सपैंड किया। साथ ही इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के लिए रशिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए दो की एग्रीमेंट साइन हुए। वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद इंडिया और रशिया टाइज हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। पिछले 25 सालों में दोनों देशों का रिलेशन स्ट्रांग रहा है। एनर्जी और ट्रेड कोलैबोरेशन 2030 तक एक्सटेंड की जा रही है और वेस्ट का प्रेशर भी है। फिर भी ये बॉन्ड जो इंडिया और रशिया का ब्रेक नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये दूर से नहीं दिख रहा होगा पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट का टॉपिक है पेज नंबर 2। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का 2026-27 बजट टैक्स बर्डन बढ़ाया बिना सैनिटेशन एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस है पर रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि डॉग वेलफेयर और सिविक सर्विस भी प्रायोरिटी में है। ओवरऑल बजट प्रैक्टिकल है बट डेब्ट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और ये सबसे पहला बजट है जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा गया है सिंस एमसीडी रीयूनिफिकेशन इन मई 2022। द्वारका में शेल्टर्स रेडी है फॉर एग्रेसिव डॉग्स और साइट ऑलरेडी एक्सप्लोर हो रही है। अप्रैल सितंबर 2025 में 54,623 डॉग्स स्टरलाइज और वैक्सीनेट किए गए हैं। 15,791.8 करोड़ ये लाइबिलिटीज है जिसमें से 7,500 प्लस करोड़ सैलरीज पेंशन कॉन्ट्रैक्टर ड्यूज में जाता है। तो आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो उसको। और ये हमारा 3 बूस्ट पॉइंट्स हो गया। प्लान फॉर द्वारका बूस्ट रेवेन्यू कलेक्शन और थर्ड है हमारा बजट ऑफ 2026 टू 27। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी ये इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी को टिक किया। नेक्स्ट पॉइंट ये है। तो राजस्थान सीएम ने आई एम सो सॉरी ये पेज नंबर 4 का है। तो राजस्थान सीएम ने 1717 करोड़ के कैनल अपग्रेड प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है जो फार्मर्स को बेटर इरिगेशन देगा। गैंग कैनाल के 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर ये इनिशिएटिव हिस्टोरिक और स्ट्रैटेजिक दोनों है। नॉर्दर्न राजस्थान के लिए ये एक मेजर बूस्ट है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम भजन लाल शर्मा है इन्होंने फिरोजपुर फीडर कैनल के रिकंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा है। और यहाँ की लोकेशन मत भूलना जो बहुत इंपॉर्टेंट है साधुवली जो कि श्रीगंगानगर नॉर्दर्न राजस्थान में है। कैनल सिस्टम को अपग्रेड करके फार्मर्स को इरिगेशन वाटर सप्लाई किया जाएगा स्पेशली दूर दराज के एरियाज में। और ये प्रोजेक्ट सेंचुरी ओल्ड कैनल नेटवर्क को स्ट्रेंथन करेगा। राजस्थान का एक लिगेसी इरिगेशन सिस्टम है ये। यहाँ पे टोटल डेवलपमेंट अभी तक हुआ है 17 करोड़ जो मैंने बताया। और यहाँ ओकेजन है 100 ईयर्स ऑफ गैंग कैनल ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गंगा सिंह। कहाँ के थे ये? बीकानेर प्रिंसली स्टेट। इससे किसानों की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और इरिगेशन रीच भी इम्प्रूव होगा। तो इसमें ये 3 है मेजर मेजर पॉइंट। सॉरी 2 पॉइंट्स है इसमें। और ये 5 दिसंबर को हुआ ठीक है। सोशल का है। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सॉरी इनका नाम भी लिख लेना ये मत भूलना भजन लाल शर्मा। हाँ सीएम है यहाँ के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 4 का ही। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस को यूएपीए के अंदर इलीगल कस्टडी के लिए रेप्रिमेंड किया।
और 2 साल बिना चार्जशीट रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने क्लियर किया कि लॉ का मिसयूज नहीं चलेगा, चाहे एक्यूज्ड इंडियन हो या फॉरेनर। इसमें यूएपीए का क्या मतलब है? इसका मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज या प्रिवेंशन एक्ट, और ये भारत का एंटी टेररिज्म लॉ है, जो देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। असम पुलिस ने एक 55 ईयर ओल्ड ट्राइबल मैन को 2 साल तक कस्टडी में रखा बिना चार्जशीट फाइल किए। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किया और इस प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी को होली अनजस्टिफाइड बोला है। और यहाँ के बेंच पर कौन थे? तो जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता। इन दोनों ने पुलिस को रेप्रीमेंड किया फॉर वायलेटिंग लीगल टाइमलाइंस। और यहाँ पे 2 सेक्शन का लीगल प्रोविजन डिस्ट्रॉय हो रहा है। पहला है सेक्शन 43D, जिसका है 2 का ब्रैकेट ए और 43D का ब्रैकेट 7। पहला सेक्शन का मतलब है इन्वेस्टिगेशन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है मैक्स 180 डेज विद जुडिशियल ऑर्डर। और दूसरे सेक्शन 43D7 का मतलब है बेल बार फॉर नॉन इंडियन सिटीजन सर्टेन यूएपीए ऑफेंसेस। तो आप ये दोनों सेक्शन का वायलेशन भी लिख सकते हो पॉइंट वाइज करके। और म्यांमार नेशनल केस था, उसका भी ध्यान रखना, जिसमें जस्टिस मेहता ने रिजेक्ट किया था, जो जिसको हम लोग अपैलिंग के कॉलिंग द कस्टडी अपैलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 6 का ये टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने केरला के गवर्नर और सीएम को बोला है कि 9 दिसंबर तक वाइस चांसलर अपॉइंट करने पर आपस में कंसेंसस मतलब सहमति बना लो, और अगर दोनों एग्री नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद वीसी अपॉइंट करेगा। केरला में 2 यूनिवर्सिटी के लिए वीसी चांसलर सेलेक्ट करना था। सर्च कमेटी ने कुछ शॉर्टलिस्टेड नेम दिए। गवर्नर को 2 लोग पसंद आए, सीजा थॉमस और प्रिया चंद्रन, लेकिन सीएम इनमें एग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया। कोर्ट ने बोला हमें सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट चाहिए, मोस्ट मेरिटोरियस। गवर्नर और सीएम दोनों को मिल बैठकर नाम फाइनल करना होगा। अगर सीएम को गवर्नर के चॉइसेस पसंद नहीं तो अल्टरनेटिव डिस्कस करो। इसका बैकग्राउंड यही है कि सर्च कमेटी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस के हेडशिप में बनी थी। अगस्त में कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सीएम शॉर्टलिस्टेड नेम गवर्नर्स को भेजे। सितंबर में गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन मांग लिया था सीएम के रोल को लेकर। तो इस वजह से केरला में यूनिवर्सिटी के वीसी अपॉइंट करने में गवर्नर और सीएम के बीच तनाव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 9 दिसंबर तक दोनों एग्रीमेंट करो, नहीं तो कोर्ट खुद ही वीसी अपॉइंट करेगा। तो इसमें आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है पॉलिटी और गवर्नेंस, ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसमें ये दोनों आप टिक कर देना, और ये दोनों जो अपॉइंट हो सकते हैं, इनका चांसेस है ज्यादा, उनके नाम भी लिख लेना ऐसे पॉइंट बना के। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 11। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने रिकॉग्नाइज किया है एज फर्स्ट इंडियन टू बिकम सीपीएम फॉर द 10th टाइम। ये रिकॉग्निशन उनके डेमोक्रेटिक लीडरशिप और पब्लिक ट्रस्ट का प्रमाण है। बिहार असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार जी ने 10th बार सीएम की शपथ ली है। इनका पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इनके प्रेसिडेंट रहे हैं ये। प्रेस नोट में उनकी डेडिकेशन, विजनरी लीडरशिप और बिहार के लोगों के ट्रस्ट को अप्रिशिएट किया गया है। ये माइलस्टोन इंडिया के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में एक यूनिक रिकॉर्ड है। ये ऐसा तो कुछ खास है नहीं, मगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है, कुछ हिस्टोरिकल है, तो फिर ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे। और ये लंदन में हुआ है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, सबसे इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली ये गवर्नेंस का सब्जेक्ट हुआ। और अब हमारे नीतीश कुमार जी एक आइकॉनिक फिगर है, और ये फ्राइडे को हुआ है, 5th को, 5 दिसंबर। जेडीयू के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो हो गया, इनफ है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू बिल से रिलेटेड, पेज नंबर 11।
एक नया बिल आया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। इसका मेन आइडिया ये है कि एम्प्लॉयज को काम के आवर्स के बाद वर्क रिलेटेड कॉल या ईमेल्स के जवाब देने की जरूरत ना हो। मतलब ऑफिस वाले आपको रात को संडे को छुट्टी के दिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते और एम्प्लॉय को मना करने का लीगल राइट मिलेगा। इससे एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ, पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम प्रोटेक्ट होगा। बिल किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये एनसीपी की कांग्रेस पार्टी की एमपी सुप्रिया सुल ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल में एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रपोजल भी है जो इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉय को राइट टू डिस्कनेक्ट दिया जाए, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो, कंपनी इस रूल का पालन करे। इसी दिन दो और इम्पोर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए गए हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल 2024, दूसरा है तमिलनाडु को नीट से एक्सेम्प्ट करने का बिल। मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल एमपी कडियम काव्या ने इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा तमिलनाडु को नीट वाला बिल जो है वो एमपी मनिकम टैगोर ने इंट्रोड्यूस किया है। इससे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को नीट के बिना मेडिकल एडमिशन मिल सकेगा। तो आप दोनों बिल्स के नेम भी लिख सकते हो, लेकिन पहला बिल का नाम आप याद रखना, 2025 नहीं 2024 है। मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल 2024, जबकि ये हुआ है 2025 में। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये दोनों पॉइंट फटाक से लिख लो। ये सोशल और पॉलिटी का है, तो उसमें हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 13 का ये टॉपिक, आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई मार्केट से 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा ताकि मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी आ जाए, मतलब ज्यादा पैसा आए और लोन लेने में इजीली अवेलेबल हो सकता है लोगों को। यहाँ पे लिखा है ओएमओ परचेज। तो ओएमओ क्या होता है? ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई जब मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है या बेचता है, उसे ओएमओ बोलते हैं। 1 लाख करोड़ के जी फैक्स मार्केट में क्यों खरीदेगा कोई? इससे क्या होगा? तो इससे बैंक्स को ज्यादा पैसा मिलेगा, लोन्स देना इजी होगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी स्मूथ होगी, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद डॉलर और रुपी स्वैप भी होगा। कितना होगा? तो 5 बिलियन, $5 बिलियन। इसका मतलब आरबीआई टेम्पररी एक्सचेंज करेगा, डॉलर लेगा और रुपी देगा। ये करेंसी कंट्रोल करने के लिए नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए है। लिक्विडिटी याद रखना, इसका मतलब ये है कि मार्केट या बैंक के पास कैश की अवेलेबिलिटी। इजी एग्जांपल बताऊं तो बैंक के पास ज्यादा कैश हो तो हाई लिक्विडिटी, बैंक के पास कम कैश हो तो लो लिक्विडिटी। ये गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों में आ जाता है। लिक्विडिटी हाई रहेगा तो इकोनॉमी स्मूथली चलती है, लिक्विडिटी लो रहेगा तो लोन मिलना मुश्किल है, मार्केट स्लो हो जाएगा इससे। और ये गवर्नेंस और इकोनॉमी में ही होगा। ठीक है, ये तीनों लिख लेना। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, स्वैप ऑफ $5 बिलियन और यूएस टैरिफ मिनिमल इम्पैक्ट करेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये पेज नंबर 13 का हेडलाइन है, इंडिया की दो बड़ी कंपनीज अदानी और हिंडाल्को पेरू में कॉपर माइंस खरीदने या उनमें हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड है। कॉपर की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, कॉपर का यूज होता है पावर लाइन, कंस्ट्रक्शन, ईवीएस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, इसलिए कॉपर की नीड और ग्रो कर रही है। इंडिया को 2023 टू 24 में 91 टू 97% कॉपर कॉन्सेंट्रेट ओवरसीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और 2047 तक भी इंपोर्ट्स बहुत हाई रहने का एस्टिमेट्स ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए इंडिया चाहता है कि कंपनीज फॉरेन माइंस में इन्वेस्टमेंट करें ताकि सप्लाई सिक्योर रहे। और पेरू दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है। 2024 में पेरू ने 2.7 मिलियन मेट्रिक टन कॉपर प्रोड्यूस किया। पेरू चाह रहा है कि इंडिया वहां ज्यादा इन्वेस्ट करे। जिसका मतलब यही हुआ कि इंडिया को अभी 90% से ज्यादा कॉपर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इंडिया और पेरू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर एफटीए फाइनल हो गया तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों स्मूथ हो जाएगा। तो ये इकोनॉमी में चला जाएगा, इकोनॉमी का सेक्शन हो गया ये। इसमें तीनों पॉइंट लिख लेना है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया बढ़ रही है, इसलिए कॉपर का भी डिमांड बढ़ रहा है। हाँ, इज ग्रोइंग, हाई, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 14 का, अमेरिका अब 30 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोगों को अपने देश में एंट्री बैन करेगा। ट्रैवल बैन लिस्ट और बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो यूएस होम लोन सिक्योरिटी
सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने बोला है कि अमेरिका ट्रैवल बैन लिस्ट को हमेशा अब एक्सपैंड ही करेगा और ये बैन इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स सब पर अप्लाई होएगा, टूरिस्ट, स्टूडेंट, बिजनेस, ट्रैवलर सब पर। उन्होंने कहा कि अगर किसी कंट्री का गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और अगर वो अपने लोगों का के बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो हम उन कंट्रीज के लोगों को यूएस में क्यों लाएं? मतलब बैकग्राउंड चेक नहीं, फॉरेन टेररिस्ट का रिस्क, सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनका भी कहना सही है बट अलग तरीके से। एक्सपेंशन जो है वो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट को और रिस्ट्रिक्ट करेगा। यूएस गवर्नमेंट माइग्रेशन और असाइलम सीकर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो यूएस के लिए ये बेनिफिशियल है। तो ये गवर्नेंस और आईआर का सब्जेक्ट का पॉइंट है। हाँ, उसमें तीनों पॉइंट लिख लेंगे। 12 कंट्रीज के सिटीजन पर ट्रैवल बैन लगाया था और 7 कंट्रीज पर रिस्ट्रिक्शन और टाइट की थी पहले भी इन्होंने। डेथ में हम लिख लेंगे और फिर स्पोर्ट्स में लिख लेंगे, आप देख लो इसमें पॉइंट वाइज। सिमोने टाटा का डेथ हुआ है एंड देन शफाली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शॉर्टलिस्ट की गई है। ये एक्चुअली स्पोर्ट्स में नहीं अवार्ड में लिखना चाहिए था, मगर मेरे से स्पोर्ट में लिखा गया है, आप करेक्ट कर लेना। हाँ, पासेज अवे एट 95। ये स्पोर्ट्स का नहीं है, ये होगा अवार्ड में। ये आप पूरा कर लेना और फिर हम मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम पर द हिंदू न्यूज़पेपर का तो मेरे को बताना। थैंक